ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और आज हम बूट कैम्प की तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट होंगे वो लास्ट टाइम जो कुछ रह गया था, थोड़ा बहुत फंक्शंस वगैरह रह गए थे। और आज हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। ठीक है, तो आज क्लास 3 है। सबसे पहले तो हमें जो मेन काम करना था वो था फंक्शंस के हवाले से, कि फंक्शंस पढ़नी थी और उसके कुछ रिलेटेड टाइप्स पढ़ने थे। एक तो आपने ये फंक्शन देखा था जो मेन है। ये मेन फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली क्या कहना चाहिए, आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से एग्जीक्यूशन आपके पूरे प्रोग्राम की स्टार्ट होती है। जब आप कोड लिखते हैं, पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो ये वो मेन फंक्शन है जो कि प्रोग्राम को एक तरीके से स्टार्ट करवाता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन पाथ एक तरीके स्टार्टिंग। अब अगर हम मल्टीपल चीज़ें, जैसे हमने पीछे कोड लिखते हुए आए हैं अभी तक, हमने जैसे कि सिंपल दो नंबर्स को प्लस करने का कोड भी देखा। ठीक है, सिंपल जब दो नंबर्स को प्लस करने का कोड देखा था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो सिंपल दो नंबर्स को प्लस करने में भी हमने अ, एक फॉर एग्जांपल एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, हमारे पास हो एडिंग की फंक्शनैलिटी। अब मुझे एडिंग की फंक्शनैलिटी को बार बार अगर यही तरीके से रिपीट करना हो तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाएगा। अगर मुझे को बोले 10 दफ़ा मुझे ना, कोई नंबर है, 10 नंबर है मेरे पास, उनको ऐड करना है मुझे बार 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 बार। तो हम बार बार की इस काम को बार बार उसी कोड बेस को रिपीट करने से बेहतर ये है इसको एक जगह पे रखते हैं। और ठीक है, ताकि वो फिर हम जब अगेन उसको यूटिलाइज कर सकें, उस कोड को रिपीटिशन से बच सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये एक फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन कहलाता है। फंक्शन सिंपली क्या है कि आपने सेम एक फंक्शनैलिटी को, ठीक है, एक कोड बेस को आपने एक चीज के अंदर एक बॉक्स में रैप कर दिया। और अब जब चाहें आप उस बॉक्स को यूज कर सकते हैं जिस जगह यूज करना चाहते हैं। ये भी जैसे कि अगर मैं ऐड की एक फंक्शनैलिटी बनाता हूँ, तो ऐड में मेरे पास सबसे पहले तो फंक्शन लिखने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए होती हैं। अभी मैं इस तरीके से लिखूंगा कि सबसे पहले तो उसकी रिटर्न टाइप आनी चाहिए। फंक्शन का नाम होता है, ये ब्रैकेट्स लगाते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग पैरामीटर्स की लिस्ट पास करते हैं कि हमें पैरामीटर्स कौन कौन से चाहिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ सिंपल दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम, तो मैंने दो नंबर्स का पैरामीटर यहाँ डिफाइन कर दिया। इस तरीके से हम जावा में पैरामीटर डिफाइन करते हैं। जो लोग पाइथन पढ़ के आए हैं उनको पता है कि पाइथन के अंदर ना ही ये वर्ड लिखने की जरूरत है, ना ही ये इंट लिखने की जरूरत है। सिंपल आपने एक फंक्शन बनाना था जिसमें ऐड लिखा, ए लिख दिया, बी लिख दिया, और आपने रिटर्न करवाने होते थे वैल्यूज को। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए प्लस बी करके रिटर्न करवा दिया नंबर। लेकिन यहाँ देखें कि एरर आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एरर क्या है, सबसे पहले मैं एक ऐसा फंक्शन की बात करता हूँ जो बिल्कुल वॉइड टाइप का है। वॉइड टाइप का मतलब ये है कि आपने किसी को इनपुट दिया, ठीक है, और उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट नेम के नाम से, ठीक है, जिसमें सिंपली एक नेम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। ओके 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 ओके, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए ये लिख देता हूँ, लेकिन ये बताऊंगा मैं ये होता क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझें, इसको भूल जाएं, स्टैटिक को सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है इसीलिए मुझे यहाँ स्टैटिक लिखने की जरूरत पड़ी। वॉइड प्रिंट नेम, नेम प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, अब अंदर जो भी फंक्शनैलिटी हो रही है वो तो परफॉर्म हो रही है। अब कोड को समझते हैं, अंदर की फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, लेकिन यहाँ वॉइड टाइप से मरा दिए कि फंक्शन कुछ रिटर्न बैक नहीं करेगा उस जगह पे जहां पर वो एग्जीक्यूट हुआ था। बेसिकली इस जगह पे वो कुछ लेकर नहीं आएगा इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, ये उसकी पोजीशन थी जहां से एग्जीक्यूट हुआ था प्रोग्राम। जब ये वाला प्रिंट नेम एग्जीक्यूट होने के लिए गया तो इसने इसको ढूंढा कि फंक्शन का, फंक्शन पे गया और फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ था उस कोड को रन किया। उस कोड को रन करने के बाद ये वापस उसी जगह पे वापस आया और उससे नीचे से स्टार्ट हो गया उस लाइन से। अच्छा, यहाँ पे इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, वॉइड से मरा दिया कि फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया। ये तो एक टाइप हो गई फंक्शन की।
अब मैं ये बात करता हूँ कि अगर कोई फंक्शन रिटर्न करवाए, कोई नंबर या कुछ भी चीज़ रिटर्न करवाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ पे ऐड का लिखा था फंक्शन, ऐड के फंक्शन में क्या किया है, 2 पैरामीटर लिए और पैरामीटर लेने के बाद यहाँ पे मैंने जहाँ पे रिटर्न टाइप डिफाइन करनी थी ना कि ये फंक्शन इस्तेमाल होने के बाद क्या मुझे रिटर्न करके देगा और वो किस टाइप, क्योंकि हर दफ़ा हमें कोई ना कोई जो भी हम काम कर रहे होते हैं, बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है, हम लोग डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं एक तरीके से। कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर डेटा होना ज़रूरी होता है और उसकी कोई ना कोई टाइप होती है, जैसे हमें पता है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो किस टाइप का रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप यहाँ मेंशन करनी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने ऐड का प्रोग्राम यहाँ चलाया है, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न करवा दिया मैंने। रिटर्न का मतलब कि इस टाइप के ए को और प्लस बी करो और ए प्लस बी करने के बाद सिंपली इस टाइप का ही इन टाइप का आंसर आ रहा है और इसको रिटर्न करवा दो यहाँ पे। अब मैं यहाँ प्रिंट करके देखता हूँ इसको, ऐड फंक्शन को, लेकिन ये ऐड नहीं होगा क्योंकि अगेन मैंने इसके आगे स्टैटिक में लिखा। ठीक है, अभी मैं स्टैटिक की बात बताऊंगा आराम से। यहाँ पे अब यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, जरा एरर देख लेते हैं, इसको समझना भी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट्स। मैंने अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के बगैर फंक्शन दिया है तो इसने एरर दे दिया, तो मुझे आर्ग्यूमेंट भेजने हैं। जैसे कि ये आर्ग्यूमेंट्स है, मेरे पास कितने आर्ग्यूमेंट डिफाइन थे, 2 आर्ग्यूमेंट डिफाइन थे, तो 2 मैंने भेज दिए। अगर मैं 3 भेजूंगा तो ये अगेन मुझे एरर देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने फंक्शन लिखते हुए। ये आपके पास वो कोड रन हो गया जो हम यूज़ कर रहे थे बार बार के क्वेरी से बच गए। अब सेकंड एक फंक्शन की टाइप ये हो गई जिसमें वॉइड रिटर्न हुआ है। एक्सक्यूज मी, जी, अगर जो है हम फंक्शन में पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करें जब भी एरर आएगा, अगर हम फिर आर्गुमेंट पास ना करें, यस, आ सकता है मतलब क्योंकि अगर हम हम फंक्शन में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दें और फिर हम्म, ऊपर पैरामीटर पास ना करें तो एरर आएगा। बिल्कुल आएगा क्योंकि इसमें जावा के अंदर आपको पैरामीटर लाजमी चाहिए होते हैं अंदर ना। अगर ये वाले पैरामीटर आपने डिफाइन देखें, अगर ये वाले पैरामीटर आपने डिफाइन नहीं किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने अंदर यहाँ डिफॉल्ट होने से मुराद ये है कि मैंने यहाँ वैल्यू रख दी, बात यही है। जी जी जी। ठीक है, बात ये है, लेकिन ये जो जब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने वैल्यूज भेजी नहीं, ये देखें एरर फिर भी है। क्यों, क्योंकि इसके बगैर जावा के अंदर आपको वैल्यूज बाहर से भेजनी पड़ती हैं जब आप उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 जी, आवाज़ आ रही है। इंट ए इज इक्वल टू 10 करते हैं अंदर ये आवाज़ इसके। बंद कर लें, किसका है, माइक बंद कर। ठीक है, आप पूछें आप। इंट ए इज इक्वल टू 10 जो है एक सेकेंड, अब बोलें, मैंने म्यूट कर दिया उन्हें, बोलें। सर वो शायद कहना चाह रहे थे कि अगर फंक्शन के जो आपने पैरामीटर सेट करें, इंट ए इज इक्वल टू 10 कर दें अगर डायरेक्ट उसमें ही यहाँ पैरामीटर्स में। यहाँ हाँ पर हाँ, ये और इंट बी इज इक्वल टू 20 कर दें, उसके बाद ये अगर बिना उसके आर्गुमेंट्स के पास सही करेंगे। है, ये पाइथन में हो जाता था, यहाँ नहीं हो सकता ये। नहीं नहीं, सही ये सही। जो चीज़ है ना आपने पाइथन में देखी होगी तभी आप इस तरीके से जी बोलते हैं, जी लेकिन जी ये जी जी पाइथन में जी, हो सकता है, ये जावा में नहीं हो सकता। सही है, थैंक यू। जावा में आपको एक्सटर्नली भेजना पड़ता है। ठीक है, सही। सही है। ये हो गए ऐड की फंक्शनैलिटी। अब ये हो गया मेरे पास एक ऐड का फंक्शन। ये फंक्शन एक ऐसे टाइप का हो गया जो कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक फंक्शन ऐसा देख लिया हमने जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा विदाउट पैरामीटर। ऐसा फंक्शन भी पॉसिबल है जो कुछ रिटर्न करे लेकिन पैरामीटर ना दे, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टैटिक डिफाइन किया। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की और मैंने कहा नेम, गेट नेम के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसमें मेरे पास एक नाम था हुआ है और मैंने सिंपली रिटर्न में अपना नाम भेज दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कोई फंक्शन के अंदर पैरामीटर चाहिए नहीं था लेकिन ये फिर भी एक रिटर्न टाइप की भर करवा रहा है, तो ये एक टाइप अनदर टाइप हो गई इसी फंक्शन की कि गेट नेम के नाम से मैंने फंक्शन कॉल किया और सिंपली आपको पता है वही प्रिंट होगा जो होना चाहिए, एक्सपेक्टेड। ठीक है,
ये हो गया आपके पास विदाउट पैरामीटर रिटर्न टाइप के अंदर, ठीक है, रिटर्न टाइप के साथ। अच्छा, यहाँ पे आप टाइप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। जब रिटर्न टाइप की बात आती है ना, तो रिटर्न टाइप में आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। जो डेटा की टाइप है, बेसिकली इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, आप एरे भी इसमें से पास कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं एरे। इसकी एग्जांपल मैं एक दिखा देता हूँ कि अगर मैंने एरे पास करनी है जल्दी से, कि अगर मैंने एक इंटीजर टाइप की एरे, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट के स्कोर्स हैं मौजूद, ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट के स्कोर्स हैं और मैंने रिटर्न कर दी, एक एरे रिटर्न की है। नहीं यार, इस तरीके से नहीं लिखाऊं वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक एरे डिफाइन की है स्कोर्स की, और स्कोर्स के अंदर क्या रख दिए, स्कोर्स रख दिया आपके, फॉर एग्जांपल 20, 30, 40, 20, 80, ठीक है, और सिंपली अब ये स्कोर्स की एरे यहाँ से रिटर्न करवा दी। ठीक है, हम कुछ भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं। ये टाइप हो गया, ये फंक्शन का नाम हो गया, ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, और इसके अंदर आप पैरामीटर्स की लिस्ट पास कर सकते हैं। पैरामीटर की लिस्ट कितनी भी पास की जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? रिपीट कर दिएगा सर, लिखना दोबारा। अच्छा, स्कोर्स वाली बात समझ नहीं आई? जी, स्कोर्स के अंदर जैसे मैंने बताया था कि आप यहाँ जब डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, रिटर्न टाइप, बेसिकली ये जो पार्ट है ये रिटर्न टाइप डिफाइन करने का है, कि आपका कोई फंक्शन एक तरीके से बॉक्स है, ठीक है, आप कुछ इनपुट देंगे या इनपुट ना दें तो वो आपको रिटर्न में क्या देता है। ठीक है, अब मैंने फंक्शन अगर गेट स्कोर्स का लिखा है, गेट स्कोर्स में क्या लिखा है कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो मेरे स्टूडेंट्स के सारे जो स्कोर्स हैं वो लेके आ जाए। अब वो जो स्कोर्स होंगे वो एक सिंगल वैल्यू तो नहीं होगी, वो एक एरे ही होगी पॉसिबली। तो मुझे क्या रिटर्न टाइप अपने डिफाइन करनी चाहिए, तब उस सूरत में मुझे एक एरे डिफाइन करनी होगी। जब मुझे किसी स्टूडेंट का नाम चाहिए होगा तो मुझे उस सूरत में उसको स्ट्रिंग डिफाइन करना होगा। बात क्लियर हो रही? ठीक, जी, ठीक, सही। ठीक, सही है। ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट इसके अंदर है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ें थोड़ा जी, तेजी, क्रैश कोर्स से थोड़ी तेजी में लेके चलेंगे इनको। ठीक है, फंक्शन की टाइप्स, यानी एक आप में रिटर्न करवा सकते हैं विदाउट रिटर्न टाइप। देखिए आपने पैरामीटर की लिस्ट भी देख सकते हैं। ये स्टैटिक के है ना, जब क्लासेस पे आऊंगा ना मैं तब ये स्टैटिक को सही से समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, अभी हम चलें स्टार्ट कर ही देते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करना था हमें, ये कोड बेस ऐसे ही छोड़ देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस से। क्लासेस क्या होती हैं बेसिकली, देखें, तो मैं इसमें ना मार्कर से थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। सबसे मैंने एक पीस ऑफ कोड लिखा, ठीक है, जैसे कि ऐड का फंक्शन था, ये फंक्शन है ऐड का। मैंने इसको फंक्शन में इसलिए लिखा ताकि रीयूजेबिलिटी हो जाए। ठीक है, इस कोड को मैं बार बार रीयूज कर सकूं कहीं भी अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ऐड का एक फंक्शन लिखा। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को और बड़ा कर रहा हूँ, और अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि ऐड जो है, हम लोग नेचर क्या देख रहे हैं, बेसिकली नेचर देख रहे हैं कि कोड की नेचर क्या है। जैसे जैसे एक नेचर की चीज को एक साथ कर दो, जैसे कि फंक्शन ऐड के अंदर की एडिशन की फंक्शनैलिटी में। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक फंक्शनैलिटी है माइनस की, एक फंक्शनैलिटी होगी डिवाइड की, एक फंक्शनैलिटी होगी मल्टीप्लाई की। ठीक है, ये सिंपल सिंपल फंक्शनैलिटी। ये सिंपल फंक्शनैलिटी आपको एक ऐसी चीज है, कहाँ मिलती है ये सारी फंक्शनैलिटी एक साथ एक जगह? कौन सी एप्लीकेशन कहलाती है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। तो क्या मैं ये काम नहीं करूं कि इसका भी एक फंक्शन बनाऊं और इसका भी एक फंक्शन बनाऊं और इसका भी एक फंक्शन बनाऊं और उनको एक साथ रैप कर सकूं? ठीक है, ऐसा करूंगा तो ज्यादा आसानी हो जाएगी मेरे लिए, कोड और अच्छा हो जाएगा, नीट और क्लीन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? जी, तो इसके लिए इस रैपिंग को हम जो काम कर रहे हैं कि सिमिलर फंक्शनैलिटी वाले जो जो नेचर के अंदर फंक्शन सिमिलर हैं, एक एप्लीकेशन में यूज होने वाले, उनको हम एक जगह पे रख देते हैं और उस एक जगह को, उस एक बॉक्स को हमने क्लास का नाम दिया। ठीक है, क्लास का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है।
सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं कोड पे दिखाऊं फिर किस तरीके से करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? ठीक है, मैं कोड पे आता हूँ। माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं यार आप, वरना मुझे चैट खोलनी पड़ेगी बार बार, ठीक है। अभी मैं एक चीज बनाता हूँ जो कि होती है आपके पास क्लास। क्लास के कीवर्ड से आप क्लास बनाते हैं। आपने क्लास का नाम डिफाइन किया जैसे कि कैलकुलेटर, ये पैरेंथेसिस के ब्रैकेट ये क्लासेस के अंदर यूज होते हैं क्लास डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हम इसको इसमें रैप कर रहे हैं। अब बनाना क्या क्या चीज़ थी हमें, हमें बनाना था फॉर एग्जांपल बेसिक कैलकुलेटर। बेसिक कैलकुलेटर में क्या चीज़ चाहिए, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, एक ऐड का फंक्शन होना चाहिए। तो ऐड के फंक्शन में हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी और वो क्या रिटर्न करेंगी, सिंपली a प्लस बी करके, ठीक है। अनक्लियर? उससे पूछ रही थी कि क्या समझ में नहीं। अच्छा सही सही सही, ठीक है आप पूछ लें, मैसेज में बता दीजिएगा जो क्लियर नहीं हुआ, वरना देख लेंगे इसको। अब जैसे कि मैंने एक सब्सट्रैक्ट का एक मेथड बनाया, ठीक है। अगेन बार बार ये लिख रहा हूँ इस तरीके से, ज़्यादा अच्छा ये होता है। एक और चीज़ जो जिंदगी भर काम आएगी प्रोग्रामिंग के अंदर, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका नाम किया चेंज डिवाइड, ठीक है। और जहाँ पे फंक्शनैलिटी चेंज करनी है बस ये हो गया काम, ठीक है। ये आगे चल के बहुत काम आएगी ये चीज़। अब मल्टीप्लाई का कोड है, ये हो गया मल्टीप्लाई का कोड आप, ठीक है। ये आपके पास चार फंक्शनैलिटी, जैसे जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाई थी, चार फंक्शनैलिटी मैंने एक क्लास के अंदर रख दी, ठीक है, सिमिलर फंक्शनैलिटी। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अब मैंने क्लासेस बता दी थी, अब मैं बताऊंगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि मैंने एक क्लास कौन सी बनाई है, कैलकुलेटर की। इसका एक बनाया है ऑब्जेक्ट ओबीजे करके, मैंने लिख दिया। मैं बताता हूँ ये क्या होता है, न्यू करके ये बनाया, ठीक है। ओके, तो ये स्टैटिक का एरर होगा मेरे ख्याल से। हाँ, डाल ठीक है। अब मैंने ये क्लास बना दी एक इसकी क्या कहते हैं आपको, कैलकुलेटर की। अब कैलकुलेटर की क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें थी हमने देखी थी, हमने देखी थी ऑब्जेक्ट के अंदर ओबीजे करके। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बताऊं फिर आपको प्रिंटिंग बताऊं। याद है हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे कुछ, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? इंटीजर, प्रिमिटिव और वो। अच्छा, ये स्टैटिक क्यों कर रहा है ये मैं बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ बस, मुझे उस कॉन्सेप्ट का आना तो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट का बताऊंगा। इंटीजर, डेटा टाइप, ये सारे प्रिमिटिव टाइप्स देखी थी हम लोगों ने, सही है। ये मिट रहा है, ओके, वैनिशिंग। आ रहा है अब? ठीक है बात, ओके। तो मैंने पहले लास्ट टाइम आपको बताई थी कि मेमोरी के अंदर जिस तरीके से हमने डेटा टाइप डिफाइन किए थे कि कुछ डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं, एक इंट होती है आपके पास, एक स्ट्रिंग होती है आपके पास, और कैरेक्टर है इसमें डबल है फ्लोटिंग वैल्यू के लिए, ठीक है। ये प्रिमिटिव थी, ठीक है। एक और टाइप की होती है डेटा टाइप जिसे हम रेफरेंस टाइप कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस टाइप, रेफरेंस टाइप क्या है? अच्छा, रेफरेंस टाइप से मुराद ये है, अगर हम इस कैलकुलेटर को देखें, कैलकुलेटर में बेसिकली चार फंक्शनैलिटीज हैं और ये चारों फंक्शनैलिटी एक तरीके से हमें क्या कर रही है, एक एक जगह पे हमने इसको रैप करके रखा है इस फंक्शनैलिटी को, ठीक है। एक फंक्शनैलिटी कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी को पूरी एक जगह पे रैप करके रख दिया है।
अब इसको हम जब चाहे यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, बार बार, तो हमने मेमोरी में क्या करना होता है, रेफरेंस टाइप का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट बनाना। क्या होता है, ये तो अपनी जगह लेता है मेमोरी के अंदर, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया। मेमोरी का एक पोर्शन होता है जो कि स्टैटिक पोर्शन होता है, इसके अंदर ये सारे प्रिमिटिव टाइप स्टोर होते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल है, ये बड़ी काम की चीज़ है। जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो बड़ा मसले मसाइल होते हैं। कल ही मुझे एक मेमोरी एरर शो हुआ था पाइथन के अंदर, जो इसी वजह से हुआ था कि मैंने मेमोरी कहीं और एलोकेट कर दी थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बड़े काम का है अगर समझ आ जाए तो। और एक मेमोरी की टाइप आप लोगों ने अगर पढ़ी हो, रैम के अंदर होती है एक हीप, जहाँ पे आपके पास रेफरेंस टाइप वगैरह स्टोर होता है, और ये बड़ी मेमोरी होती है रैम के अंदर, हीप वाली। इसमें होता ही है कि जब आपने ये कैलकुलेटर बनाया, इंस्टेंस एक तरीके से कैलकुलेटर, मुझे किस टाइप की ऑब्जेक्ट को यूज करना है, किस टाइप की क्लास को यूज करना है, वो है कैलकुलेटर टाइप। ये ओबी जो है, ओबीजे जो है, ये उसका एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस से मुराद मेरी ये है कि मैंने इसे एक दफ़ा यूटिलाइज करना है तो इसका, ठीक है, इसका एक ऐसा इंस्टेंस क्रिएट कर दें। फॉर एग्जांपल, यानी इंस्टेंस से मुराद एक दफ़ा इसको क्रिएट करें, इसको मैंने यूटिलाइज करना है इस क्लास की फंक्शनैलिटी को। तो मैंने एक इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के ये ऑब्जेक्ट जो ओबीजे मैंने डिफाइन किया है, इसके आगे मैंने लिखा है न्यू। न्यू से मुराद क्या है कि मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। अभी जब मैंने इसका क्लास बनाई ना यहाँ पर, ये आप लोगों ने क्लास देखी है नीचे, इस क्लास को अभी तक मेमोरी मिली नहीं थी। ठीक है, मैं एक सेकंड ये इस पर जाऊँ, इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। ये जो मैंने क्लास बनाई है कैलकुलेटर की, इसको अभी तक मेमोरी नहीं मिली। एग्जीक्यूट भी होगा ना प्रोग्राम, और अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मेमोरी में कैलकुलेटर की कोई एलोकेट नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जैसे ही मैंने, जैसे कि इंट लिखा है यहाँ पर, इंट लिखने की उस पर कितनी मेमोरी एलोकेट होती है इंट के ऊपर, इंट के ऊपर कितने बाइट लगते हैं, 4। 4 बाइट। 4 बाइट ये कहाँ जाएंगे, स्टैटिक मेमोरी में जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ देखें कैलकुलेटर में भी इंट वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये एलोकेट नहीं होंगे, मेमोरी में एलोकेट ही नहीं होंगे। ये एलोकेट कब होते हैं, जब मैंने इस क्लास का इंस्टेंस बनाया। ठीक है, जैसे ही मैंने इस क्लास का एक न्यू इंस्टेंस बनाया, इस इंस्टेंस के, ये न्यू का कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, ये एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, जिसका कहना यह है कि भाई जाओ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाओ मेमोरी के अंदर, हीप में, और उसे एक मेमोरी एलोकेट कर दो, एक पोर्शन एलोकेट कर दो। अब वो पोर्शन कितना बड़ा होना चाहिए, ये कैलकुलेट करता है इस बेसिस पे कि आपकी जो क्लास है, इस क्लास में क्या क्या डेटा रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर इंट करके कोई डेटा रखा हुआ है इसके अंदर, इसी का स्ट्रिंग रखा हुआ है, तो जितनी भी बाइट्स का इंट होता है, जितनी बाइट्स का स्ट्रिंग होता है, इतनी बाइट्स ये, और क्लास जो अपना खुद से भी मेमोरी एक लेती है, वो होती है 4 बाइट की यहाँ पर। तो टोटल फॉर एग्जांपल 4 बाइट ये, 8 बाइट ये, 4 बाइट ये, कितने हो गए, 4, 8 और 4, कितने हो गए, यार सिंपल मैथ्स है, 8 4। अब इसके लिए मैं ऐड कैलकुलेटर यूज करूँगा, 12, 8 4 4, 16 हो गए। ठीक है, तो 16 बाइट इसके अंदर एलोकेट कर दी इसने मेमोरी के अंदर, ये न्यू करके कैलकुलेटर से। तो ये वाली मेमोरी वाली पहले पहले कहानी समझ आई कि ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि इसको समझना बैक एंड पे बड़ा जरूरी है। बात क्लियर हो रही है सारी, यस और नो? अगर नहीं हुई तो मैं दोबारा बता दूंगा ये। अच्छा जवाब, क्या क्लियर नहीं हो, आप सवाल क्या है? 448 था। माइक अनम्यूट करके सवाल कर लें अगर करना हो। यस, ठीक है, चलें। अब हम जाएंगे, इसको मैं पूरा क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये वाली कहानी पूरी समझ आ गई आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और ये रेफरेंस टाइप वेरिएबल क्या होता है।
ये रेफरेंस टाइप है। रेफरेंस टाइप क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट करता है किसे, मेमोरी के अंदर एक जगह को, कि भाई वहां पे ना ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना मैंने कैलकुलेटर का, वो उस मेमोरी पे रखा हुआ है। ठीक। अब होता क्या है, अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने काम करना है, एक ऐड करवाना है, मैंने ऐड करवाने का इसमें फंक्शन लिखा था, ओबीजे लिखा डॉट करके ऐड, यहाँ पे मैंने नंबर भेज दिए, ठीक है, और इसको रन की। अब इसकी भी फ्लो देखना है हमें कि फ्लो क्या होता है इसका। 30 आ गया यहाँ, इसका फ्लो समझते हैं थोड़ा सा। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल भी हो रहा है, लेकिन इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, आगे चल के बहुत काम आएगा। ठीक है, ये मैंने जब मैंने कहा था कि रेफरेंस टाइप बना है, और ये कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, आपकी हीप की मेमोरी में गया है, रैम की वो पोर्शन जो हीप का है। ठीक है, ये यहाँ स्टोर हुआ है, और यहाँ पे जब स्टोर हुआ है तो इसके अंदर वो चारों फंक्शंस भी अब स्टोर हुए हैं। जब ओबीजे करके मैंने डॉट लिखा ना, जैसे ही डॉट लिखा, डॉट लिखने के बाद उसने इसको पॉइंट किया इस जगह पे जहाँ पे उसकी मेमोरी थी, ठीक है, जहाँ उसने एलोकेट की थी, और वहां पे मौजूद, क्योंकि एक रेफरेंस टाइप है तो इसको पता है कि एक क्लास होगी। रेफरेंस टाइप के अंदर इसने देखा कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन या एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स भी हम अंदर डिफाइन कर सकते हैं, इसके क्लास के अंदर हो सकता है, मैं दिखा देता हूँ अभी। डिफाइन हुए हैं वो सारे डॉट करके हम एक्सेस कर सकते हैं, और फिर वो जो भी फंक्शनैलिटी हमें यूटिलाइज करनी होगी हम वो फंक्शनैलिटी चला सकते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। तो यहाँ पे ऐड की, अब मैंने बात की कि प्रॉपर्टीज भी अंदर डिफाइन कर सकता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं आप, एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, इनको वेरिएबल्स कह लो। ठीक है, जैसे कि मैंने डिफॉल्ट के अंदर वो डिफॉल्ट के अंदर कोई वैल्यू रख दी, 10 इंट बी इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये कोई भी मैंने वैल्यू रख दी कि, या फिर इसमें रख दिया कि ये कैलकुलेटर को ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर पता लगे इस कैलकुलेटर को यूज कौन कर रहा है भाई। ठीक है, नाम रख दिया यूजर का, जैसे कि अभी डिफॉल्ट में तलाल है। ठीक है, तो मैंने जब इसका भाई ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट का नाम रखा है, इस ऑब्जेक्ट के नाम कौन यूटिलाइज कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ये सिंपल हम कह देंगे कि तलाल यूटिलाइज कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ओबीजे डॉट यूजर, ये देखें अब वो भी फंक्शन हम लोग इसको भी एक्सेस कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी होती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो फिर मैं आगे चलूँ? और अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। यार ये माइक में बोल दिया करो कोई। आगे चल लें या नहीं? लाइन से मतलब ये होता है कि अब जो नेक्स्ट प्रिंट होगी ना चीज़ें, वो उसके नेक्स्ट लाइन में आएंगी। इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे SYSOUT ए करके मैंने एक प्रिंट कर दिया नंबर। लेकिन जब तलाल लिखा ना तो तलाल के आगे ए लिखा हुआ आ गया, जबकि ए को मैंने क्या लिखा था, नीचे लिखा था। लेकिन ये प्रिंट का फंक्शन का मतलब ये कि अब ये जो नेक्स्ट हम लोग प्रिंटिंग करवाएंगे वो उसी के साथ शुरू हो जाएगा। और ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की जिसको हम कहते हैं क्लासेस के अंदर, जो बड़ा ही काम का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर से क्या मुराद है, अब ये भी देखते हैं हम लोग ना। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले इंट करके इक्वल्स टू इंट और वैल्यू लिख देता हूँ इसमें समझाने के लिए ना, इंट वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू लिख दिए। मैं ये सब नहीं, ये कमेंट नहीं कर सकते। अब मैंने क्या करना क्या है, अब सिंपली नीचे ले लेते हैं।
काम ये करना है कि भाई आपने ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू मैंने कोई रखी है, मैंने वैल्यू कुछ डिफाइन की है यहाँ पे, यस और नो? क्या मैंने वैल्यू के अंदर कोई चीज दी है इसको? नो। ठीक है, नो नहीं दी तो अब देख लेते हैं डॉट वैल्यू। ये तो मैजिक है, 0। ये 0 कैसे आ गया इसके अंदर? ठीक है, अब ये वाली जो बात है ना कि इसके अंदर 0 कैसे आ गया, ये असल में ये है कि हम हमारे पास डेटा टाइप्स की है ना कुछ, जब हम क्लास बनाते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं, शायद मैंने इसका बताया था कि स्कोप क्या होता है। स्कोप का कॉन्सेप्ट दिया था हमने लास्ट टाइम हरी मैंने, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? नहीं, ठीक है। y0 इट शुड बी नल, नल नहीं हो सकता था, वो भी बताता हूँ नल क्यों नहीं हो सकता। और स्ट्रिंग में एक डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग में क्या कर दूँ, यूजर हो गया, पास है बंदा, स्टेटस है, ये पास है या फेल है बंदा, स्टेटस लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, इस पर काम करते हैं ना हम, जब इस तरीके का काम कर रहे हैं तो हम एक नई क्लास बनाते हैं और उसके थ्रू हम लोग अचीव करते हैं। एक नई क्लास बना रहा हूँ मैं पर्सन के नाम से, जिसके अंदर चीज़ें ये सारी होंगी स्टैटिक और ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये यूज़र पर्सन का नाम हो गया, ये उसकी वैल्यू और ये उसका स्टेटस हो गया कि वो बंदा पास है या फेल है, स्टूडेंट है ये बेसिकली, स्टूडेंट सबसे अच्छा सिनेरियो ये रहेगा। और स्कोर के अंदर मेरे पास 0 लिख देते हैं अभी। ठीक है, अब मैंने स्कोप डिफाइन करना है। स्कोप से अच्छा, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है ये वाली बात बताता हूँ पहले। स्कोप से मुराद ये होती है कि किस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर वो चीज़ आपको एक्सेसिबल हो, जिस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर आपको एक चीज एक्सेसिबल हो सके तो वो आपका स्कोप होता है। बेसिकली स्कोप से मुराद आपकी हद होती है। ठीक है, कि आप कितना काम कर सकते हैं, ये हम इंसानों में भी होता है ना कि हम कितना काम कर सकते हैं, किस रेंज तक हाइट जंप मार सकते हैं। ठीक है, हमारा कद कहाँ तक जा रहा है, उसके उससे ज्यादा ऊंचाई पे जा जो चीजें रखी हैं उसको नहीं ले सकते हैं। एक तरीके से हम लोग कितनी हमारे पास है ना स्कोप से डिफाइन यही कर सकते हैं कि हम हद कितनी है एक तरीके से। तो आपका स्कोप जहां पर चीजें आपके एक्सेसिबल हो, वो सुनिए ना मिसाल, जितने चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए, तो थोड़े से मैप कर सकते हैं हम उसमें चाल। ठीक है, अब यहाँ पर स्कोप से मुराद ये होता है कि जैसे मैंने ये डिफाइन किया यहाँ पे मेन का फंक्शन, मेन के फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट x 10। ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ पर मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, 20 कर देता हूँ। यहाँ तो एक एरर आ रहा है, यहाँ एरर क्यों है? इस एरर का मतलब ये है क्योंकि जैसे मैंने स्कोप की रेंज की बात की कि स्कोप एक तरीके से हद है कि कहाँ तक आप उसको यूज कर सकते हैं। स्कोप हम ये जो आप पैरेंथेसिस देख रहे हैं ना, इससे डिफाइन होगा है। लेकिन ये रीजन है, इस रीजन के अंदर अंदर जो चीजें आप लिखेंगे वो एक्सेसिबल हैं लेकिन इसके अंदर, लेकिन अगर इस रीजन के बाहर निकलेंगे वो एक्सेसिबल नहीं होंगी। समझ आ रही ये बात समझ आई है? यस और नो? यस। ठीक है, इस रीजन के बाद एक्सेसिबल नहीं है। अब जैसे कि मैं इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ डिफाइन किया मैंने, अब हो गया क्यों? क्योंकि ये अब इसका दूसरे का स्कोप शुरू हुआ है और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अलग हैं, भले आइडेंटिफायर सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका वेरिएबल का नाम क्या है, दोनों स्कोप में सेम है या नहीं है, लेकिन ये अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। ठीक है, ये स्कोप है बेसिकली। आप लूप लिखते हैं ना, लूप के अंदर भी स्कोप हो सकता है, जैसे कि आपने लूप लिखा है। ठीक है, अब मैंने लूप के अंदर एक वेरिएबल जे डिफाइन कर दिया 10 करके,
और मैंने इसको चला दिया है फॉर एग्जाम्पल, एक दफ़ा चलाया है। अब देखें जे इक्वल्स टू 20, देखें जे एक्सेस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि के वैल्यू फाइन करते हैं, ये इन वैल्यूज को आप बाहर उसके एक्सेस वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन वेरिएबल्स करते हैं ना, जैसे कि ये मैंने डिफाइन किया। अच्छा ये देखें ये ब्लू से हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, ये होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि आप इन्हें, इसका स्कोप ये रहा, ठीक है। अब क्लास के अंदर हमें पता है कि कोई फंक्शन भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया, जैसे कि भाई एक यूजर नेम लेके आऊँ मैं, गेट यूजर के नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया, रिटर्न यूजर, ये चल गया। क्यों? क्योंकि स्कोप में मौजूद था, ये ग्लोबल था। ये स्कोप का कॉन्सेप्ट अगर पूरा क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? जी क्लियर है। ठीक है, मैं आगे स्कोप की बात, ठीक है। मैं बात करना चाह रहा था कंस्ट्रक्टर के ऊपर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या? कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारे पास जो है नीचे मैं डालूं, ठीक है, इसको हम डिफाइन किए, स्टेटस को भी देख लेते हैं और इसको भी देख लेंगे। किसी ने नल की बात की थी, वो भी, उसकी भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बना, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि न्यू स्टूडेंट SOT स्कोर, और स्टूडेंट 1 का हमने स्टेटस भी चेक करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट, अच्छा यार ये ना, उफ, इसके अंदर मैं जब ठीक है, ये 0 आ गई। किसी ने कहा था कि नल क्यों आ रहे, नल आनी चाहिए, नल नहीं आएगी। देखें, जो कुछ चीजें हैं डिफॉल्ट वैल्यूज हैं किसी की, जैसे कि हमारे पास जो इंटीजर होता है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। और जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। वो होता है एक रेफरेंस टाइप। अगर हम ये देखें स्ट्रिंग, देखें स्ट्रिंग एक तरीके के क्लास की तरह डिफाइन हुआ हुआ है, क्योंकि कैपिटल लेटर से हुआ हुआ है, ये क्लास की तरह डिफाइन, ये होता है एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल। और जितने भी रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके पास बाय डिफॉल्ट नल वैल्यूज। क्या रखेगा फ्लोट? 0.0। यस, फ्लोट 0.0 रखेगा, ठीक है। ये क्लियर है? अब ये वाली चीज जिसने सवाल किया था, चलें ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें हुआ एक चीज कहलाती है कंस्ट्रक्टर। और भी है, कंस्ट्रक्टर होता क्या है? जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट के बाद हमने न्यू करके आगे उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखा था, ठीक है, स्टूडेंट करके लिखा था, और फिर ब्रैकेट्स बंद किए थे। ऊपर ही दिखा देता हूँ ताकि और अच्छा समझ आ जाए। और इसको करते हैं हम ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर करूँ सबसे पहले इसको। ये देखिए यहाँ पे एक चीज कॉल हुई है न्यू के बाद, है ना, मैंने कहा था न्यू के अंदर मेमोरी में एक नया लोकेशन ले रहा है ऑब्जेक्ट ना, मेमोरी के अंदर। अब ये इस स्टाइल में क्या चीज कॉल करते हैं आप?
फंक्शन कॉल करता है, ये फंक्शन कॉल कर रहा है और मैं कह रहा हूँ यहाँ क्लास बननी चाहिए। ये जो सिमिलर नाम का फंक्शन है ना, इस सिमिलर टाइप का, ये जो है ये बाइट इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर। और ये यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनता है, क्रिएट होता है ना न्यू के बाद, हम जब ये लिखते हैं तो प्रोग्राम जावा क्या करता है, जावा ये करता है ऑटोमेटिकली एक फंक्शन खुद से कॉल करता है जो क्लास के नाम का होता है। और ये काम ये करता है कि जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स आपके पास मौजूद होते हैं उनको एक डिफॉल्ट वैल्यू उनकी दे देता है और इनिशियलाइज कर देता है। बात समझ आई ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जीरो क्यों आया? ये बैकएंड पे हुआ, ये सामने नहीं दिखाया इसमें, लेकिन अच्छा मैं सामने करके दिखाता हूँ ये कैसे होता है। सामने कैसे हो रहा है, वो इस तरीके से रहा होगा कि स्टूडेंट नाम की, ये देखो खुद ही का बन गया ये मेरे पास, ये है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में पहले तो डिफाइन हो रहा था मेरे पास कि भाई स्कोर या ये जो है ये बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे कोड नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे वो क्या रहा होगा कि स्कोर ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू 0 हो रहा होगा और जो स्टेटस है वो इक्वल हो रहा होगा नल के। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हो रहा होगा पीछे बैकएंड पे जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में डाल रहे हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है नहीं है 20 के उस पर रख दो और स्कोर के अलावा आप ये कर दो, स्टेटस जो है वो पास कर दो, पास कर देते हैं, पास हो गया ये बंदा। बात समझ आई ये कंस्ट्रक्टर क्या है ये? अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो ये मुझसे पूछने एक दफा, मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा अगेन। सर ये तो क्लियर है, लेकिन इसके अलावा एक चीज अगर पूछ सकूं मैं, पूछो तो पूछो। थोड़ी सी आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन मैंने एक जगह पे देखा था कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करा हुआ था। लेकिन मतलब हम अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है या कहीं पे देखा है, कंस्ट्रक्टर पब्लिक होता है, लेकिन प्राइवेट किस सिचुएशन में होता प्राइवेट कंस्ट्रक्टर देखा था? ये मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वैसा यूटिलाइज किया नहीं है प्राइवेट इसमें। हरीम आपने आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ना डिजाइन पैटर्न्स के अंदर यूज होता है, स्पेशली सिंगलटन पैटर्न के अंदर। तो वो सिर्फ इसलिए कि जो है वो हर बार जो है ना, बार बार किसी सब बता दो ना ताकि फिर वो से उससे बता समझ आ जाए। अ, एक क्लास है फॉर एग्जांपल, ले लो ब्रेन की। ठीक है, हम लोगों ने क्लास बनाई है ह्यूमन की और एक बनाई है ब्रेन की। एक ह्यूमन में एक ही ब्रेन होगा ना। जी। ठीक है, हाँ। तो अब अगर तो अब कोई प्रोग्रामर गलती से दो ब्रेन्स ना क्रिएट कर दे, दो क्लासेस ना, दो ऑब्जेक्ट्स ना क्रिएट कर दे सेम क्लास की, तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देते हैं और एक पब्लिक फंक्शन बना देते हैं जिसमें से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है और उसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं कि बस ये एक ही बार होना चाहिए। अच्छा, सही सही, ताकि दो दफा कंस्ट्रक्टर हाँ, कॉल ना हो ताकि जाए। दो दफा कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो सके। और ये सिंगलटन पैटर्न ना यूज तब होता है जब बहुत सारे लोग एक कोड बना रहे होते हैं। तो एक ही इंस्टेंस जो है वो दो बार ना हो कि बेकार के अंदर में थैंक यू, थैंक यू। क्लियर है ये? जी जी। ठीक है, ऐसी भी चीज होती है जो नहीं देखी होती। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारे पास जब कंस्ट्रक्टर ये कॉल हो गया
और इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट इन चीज़ें मिल गई से, ठीक है। पब्लिक के नाम से मैंने यहाँ रख दिया, पब्लिक कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया और हमने बाय डिफ़ॉल्ट में वैल्यूज दी। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुद क्लास के अंदर वैल्यूज़ खुद प्रोवाइड करूँ कि इसकी वैल्यू होनी एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है। ये मैं बाहर से डिफाइन करूँ हर एक स्टूडेंट की वैल्यू, ठीक है। कैसे डिफाइन करूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ भाई, और मैं यूज़र के नाम को भी है ना एक काम करता हूँ, कुछ भी नहीं रखता और यहाँ पे यूज़र का नाम भी दे देता है। तो जो यूज़र होगा बेसिकली स्ट्रिंग यूज़र कॉमा स्ट्रिंग, हाँ, इंट स्कोर स्ट्रिंग स्टेटस, ठीक है। स्कोर के अंदर चला गया स्कोर। अच्छा, अब यहाँ पे आएगी एम्बिग्यूटी थोड़ी सी, ठीक है। इसके लिए मुझे एक कीवर्ड बताना पड़ेगा, वो बताता हूँ मैं इसे। वैसे किसी ने जावा यूज किए, पढ़ी है कभी, या दूसरी लैंग्वेज के इस जावा के अलावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, जैसे पाइथन के अलावा जावास्क्रिप्ट वगैरह? जावा बेसिक ही पढ़ी है। अच्छा, सही है। चलो मैं बताता हूँ एक। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से बाहर भेजा यूजर, और यूजर के अंदर मैंने स्टोर करवाना है, ठीक है। अब बाहर से आ रहा है यूजर, और यहाँ भी है हमारे पास यूजर, दोनों नाम सेम है। अब ये एम्बिगुअस हो रही है सिचुएशन की, इसको समझ नहीं आ रहा कि किस यूजर से किस में स्टोर करना है इसको। बात समझ आई मेरी? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल भेजता हूँ जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल int x करके एक वैल्यू है, जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको मैंने अपडेट कर दिया फॉर एग्जांपल 20 से, देखो ये कोड चल गया, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे क्या किया, उसी नाम का जब वैल्यू आई, उसी नाम की वैल्यू आई, तो यहाँ पे एरर दे दिया, क्योंकि इसको ये समझ नहीं आया कि ये किस वेरिएबल के अंदर जाना होगा। आइदर ये पैरामीटर वाला है, आइदर ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, क्लास जो है ना, क्लास मैंने ये बात की थी, क्लास एक रेफरेंस टाइप होती है। अब रेफरेंस टाइप करने के लिए, रेफरेंस से मुराद ये बताने के लिए भाई ये है, ये है, ये है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं ना, कि अगर हम समझने की कोशिश करें तो मुझे ये बताना है भाई ये ऑब्जेक्ट जो है ये किसका है, ये वेरिएबल किसका है। तो मैं बताऊंगा कि ये इस क्लास का है। इस क्लास की को बताने के लिए कि मुझे प्रोग्राम को बताना है कि ये यूजर वेरिएबल इस क्लास का है, तो इसके लिए कीवर्ड लिखता हूँ जो कि है दिस डॉट यूजर। ये दिस डॉट जो है ना, ये इसको बताने के लिए, अगर ऊपर ऊपर से बात समझने के लिए भी, कि ये बता रहा है कि यूजर वेरिएबल जो है हमें जिसके अंदर स्टोर करवानी है वैल्यू, वो इस क्लास का ग्लोबल वेरिएबल है। जो हमें स्कोर में स्टोर करवाना है वो बेसिकली इस क्लास का स्कोर का ग्लोबल वेरिएबल। बात क्लियर हो गई ये वाली, दिस कीवर्ड। ये वही हो गई, मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, इस तरीके की सिनेरियो बन गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने पास करनी चीजें, नाम वगैरह पास करने, ये इसको हटा देता हूँ मैं इंट को, ठीक है। इसके अंदर यूजर के अंदर मैं सबसे पहले तो नाम भेजा, स्कोर भेज दिया फॉर एग्जांपल, चलो भाई अच्छा नंबर देते हैं, और स्टेटस में हो गया पास हो गया, ठीक है। अब हम लोग तीनों चीजें प्रिंट कर लेते हैं, स्टूडेंट std1 डॉट क्या रह गया, स्कोर यूजर रह गया, शेयर कर दें सबसे पहले। अच्छा, सॉरी, ठीक है। 70 पास और दलाल, ये तीन चीजें हैं जो हमने इसके अंदर लिख दी हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे हमने बाहर से अब भेजे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भेजे, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एक और स्टूडेंट चाहिए और उस स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए,
वेरिएबल सेम नहीं, दूसरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट न्यू बनाना है, कोई भी एक ET, ठीक है। अब ये दूसरे स्टूडेंट के अंदर एक और एलोकेशन हो गई जिसके अंदर ये सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हेलो, जी जी कंटिन्यू। ठीक है यार, बता दिया करें आप लोग। ठीक है चलो, अब हम बात करते हैं। अब किस पे बात करनी थी हमें? हमें बात करनी थी, चलो जी, एक्सेस मॉडिफायर वगैरह पे बात करनी थी, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स बेसिकली क्या क्या हैं हमारे पास? मैंने जैसे कि क्लास कहाँ गई मेरी, ये क्लास है, इसके अंदर फंक्शंस होते हैं। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है यूजर के लिए, गेट यूजर के नाम से, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइवेट की। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि आप जब इस वेरिएबल को यूज करेंगे तो ये इसी क्लास के अंदर से यूज होगा। जब किसी भी वेरिएबल को आप प्राइवेट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल या ये फंक्शन को भी प्राइवेट किया जा सकता है। इस क्लास के स्कोप के बाहर कहीं कॉल नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? इसकी एग्जांपल ये रखी हुई, ये देखो, अगर हम यहाँ रन कर दूं मैं इसको, ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक क्लास प्राइवेट यूजर std यूजर, एक सेकेंड, ओके। असल में यूजर मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे स्टैटिक की वजह से आ रहा है पंगा। मैं एक दूसरी क्लास लेता हूँ जिसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, क्लास 3 के नाम से, ठीक है। इसमें एक फंक्शन डिफाइन करते हैं या एक कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं, ओके। प्राइवेट मेथड नेम, नाम कुछ भी है, फंक्शन है मेरे पास। इस फंक्शन के मैंने अंदर स्टूडेंट की एक क्लास बनाई है, ऑब्जेक्ट है इक्वल न्यू स्टूडेंट है, ये पूरा मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब मुझे obj.user, अच्छा, सॉरी, क्योंकि हम इस स्कोप के अंदर ना इस क्लास के अंदर बात कर रहे हैं, ये इसीलिए इसके अंदर चल रहा है। प्राइवेट का मतलब ये है कि सिंपली हम लोग इस क्लास के स्कोप के अंदर ही इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। ये जो मैंने की फाइल बनी हुई है ना, ये जो आपके पास क्लास है क्लास 3, इसके अंदर जो है ये वेरिएबल कॉल हो सकता है, लेकिन अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट और दूसरी क्लास में बनाना चाहूंगा, ठीक है, तो ये कॉल नहीं हो पाएगा। देखें, अगर मैं इसी क्लास को, ये जो यूजर की क्लास है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ बाहर बना देता हूँ, ठीक है। अब ये चल जाना चाहिए, देखें ये चल गया। और अब मैं इसके अंदर से स्कोर ये एरर आ रहा है अब यहाँ पे, समझ आई ये बात? असल में ये मैंने इसी क्लास के अंदर बना दिया था ना, और आपको पता है जैसे कि कोई भी वेरिएबल अगर उसी क्लास के अंदर उस स्कोप के अंदर, तो मैंने अभी स्कोप का कॉन्सेप्ट दिया, उस स्कोप में चल जाएगा, अदर वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, ठीक है। अब ये जावा के अंदर इस तरीके से है, मैं ये हटा देता हूँ। ये प्राइवेट वेरिएबल है, तो प्राइवेट वेरिएबल को हम किसी दूसरी क्लास में यूज नहीं कर सकते, हम उसी क्लास के अंदर कर सकते हैं, सही है। ना ही ये गेट यूजर का फंक्शन कॉल हो सकता है यहाँ पे। अगर मैं गेट यूजर का फंक्शन कॉल करने जाऊँ ना यहाँ पे, std1 गेट यूजर आ ही नहीं रहा, पहली बात तो क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है।
हाँ या ना? समझ समझ आ गई ये वाली बात प्राइवेट वाली? रिस्पॉन्स? ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे। प्राइवेट के बाद एक जावा के अंदर एक होता है डिफॉल्ट सेटअप। डिफॉल्ट सेटअप में यह है कि डिफॉल्ट के अंदर हम कोई भी नाम नहीं लिखते इसके आगे ना, यानी कोई एक्सेस मॉडिफायर लिखते ही नहीं। ये प्राइवेट एक एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है, और हमने यहाँ पे जब एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा तो ये डिफॉल्ट होता है। इसको हम कहाँ कहाँ कॉल कर सकते हैं? ऐसे तमाम वेरिएबल या फंक्शंस को हम उस क्लास में भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज में नहीं कॉल कर सकते। अब मैं पैकेज की बात करता हूँ, जैसे कि ये प्रोजेक्ट के बना हुआ डिफॉल्ट पैकेज है, ठीक है। मैं यहाँ क्लास 1 में आता हूँ, ठीक है, क्लास 1 जो हमने बनाई थी, ठीक है यार, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, यार ये तो बन रहा है, ठीक है, std1 के नाम से, ठीक है। यहाँ यूजर हमारे पास ए चला गया, यहाँ 0 भेज दिया अभी फिलहाल के लिए, समझाने के लिए पास कर दिया इसके बंदे को, ठीक है। अब मैं std1 डॉट करता हूँ, ठीक है, स्कोर भी आ रहा है, स्टेटस भी आ रहा है। गेट यूजर तो उस क्लास के अलावा कहीं कॉल नहीं हो सकता था, ना ही यूजर कॉल हो सकता था, लेकिन स्टेटस और ये आ रहा है। जबकि ये स्टेटस और ये किस तरीके के हैं, मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये स्टेटस और ये आपका किस टाइप के, डिफॉल्ट टाइप के। तो डिफॉल्ट आप दूसरी क्लास फाइल में भी यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसी क्लास में आप यूज नहीं कर सकते इसको, सॉरी दूसरे पैकेज में यूज नहीं कर सकते। पैकेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो जिस तरीके से मैंने क्लासेस बताई ना, क्लासेस के अंदर क्या है, क्लासेस आपका, मैंने कहा था कि फंक्शंस हैं सिमिलर नेचर के, तो उनको एक जगह पे कर दो तो वो क्लास कहलाएगी, ठीक है। अब सिमिलर जो क्लासेस होंगी उनको अगर मैं एक जगह कर दूं तो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? पैकेज, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सिमिलर क्लासेस को जब मैंने एक जगह किया तो ये पूरा का पूरा पैकेज कहलाया, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अब जब हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा था कि ये डिफॉल्ट वाले वेरिएबल्स दूसरी क्लास के पैकेज के अंदर कॉल नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ एक नया पैकेज बनाता हूँ, ये दिखा भी देता हूँ ताकि जल्द समझ भी आता है साथ साथ। मैं कॉम डॉट पैकेज, क्लास 3 है ना ये हमारे पास, क्लास 3 के नाम से एक पैकेज बना देता है, और इसके अंदर हम एक डिफॉल्ट क्लास बनाते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर ये भी क्लास 03 के नाम से बना देते हैं, ठीक है। ये मेन फंक्शन कॉल किया। अब दूसरा पैकेज क्या है, दूसरा पैकेज बेसिकली हमारे पास इंपोर्टिंग की भी सेटिंग बतानी पड़ेगी, ज़्यादा हो रहा है वैसे ये, लेकिन देखिए डिफॉल्ट पैकेज के अंदर इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक ठीक है, ओके। तो अच्छा, मैं स्टूडेंट की क्लास को बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। डिफॉल्ट पैकेज, अच्छा डिफॉल्ट पैकेज को कॉल करने के लिए, डिफॉल्ट पैकेज को कॉल करने का सिंटैक्स क्या था, हरीम याद है कोई एग्जैक्ट सिंटैक्स? मेरे ख्याल से डिफॉल्ट पैकेज नहीं हुआ है, गलती कर दी। वापस से बोलिएगा। डिफॉल्ट पैकेज को कॉल करने का सिंटैक्स याद है? मैं VS कोड यूज करती हूँ, ओके ओके, चले मैं एक नया डायरेक्ट पैकेज पैकेज बना, इंपोर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैं एक नया पैकेज बना देता हूँ, ठीक है। इस पैकेज के अंदर वो पूरा कोड होगा जो स्टूडेंट वाली क्लास का है, ठीक है। स्टूडेंट की क्लास मैंने बना दी है यहाँ पे, और स्टूडेंट क्लास में हमने जैसे कि यहाँ रखा था, क्या रखी थी चीज़ें, ये रहे स्टूडेंट की चीज़ें, भाई ये आ जाओ,
ठीक है। ये आगे स्टूडेंट वाली चीजें ये आई है पैकेज के अंदर, इस पैकेज 2 के अंदर कॉल की मैंने। अब मैंने यहाँ पे एक इंपोर्ट का फंक्शन, इंपोर्ट का एक वेरिएबल होता है जो क्या करता क्या है कि आपने जो कोई ना कोई वो बनाए होंगे ना पैकेजेस, जैसे कि क्लास को लिखने के लिए तो हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, लेकिन अगर मुझे पैकेज को कॉल करना है तो इस तरीके से मैं इंपोर्ट लिखूंगा, इंपोर्ट करके उस पैकेज का नाम लिखूंगा और पैकेज डॉट करूंगा ना, डॉट पैकेज का नाम लिखें, डॉट स्टैटिक लगाऊंगा, तो इसका मतलब ये उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी ना उस पैकेज में, जितनी भी क्लासेस मौजूद होंगी, अभी मैंने चूंकि इस पैकेज के अंदर पैकेज 2 में एक ही क्लास रखी है तो एक ही क्लास कॉल हो सकती है। अच्छा वो जावा में एक्सपोर्ट नहीं, उस तरीके से नहीं होता, वो उधर ही होता है, याद है मुझे, जावा स्क्रिप्ट में भी और उसमें डाट में भी होता है, वो एक्सपोर्ट कर देता है उसके लिए। वो हमें डिफाइन तब करना पड़ता है जब हमारे पास क्या कहने हैं, हमने एक्सप्लिसिटली बताने होती है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कि भाई ये चीज़ें ना हमें दूसरी क्लासेस इंपोर्ट कर सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं क्लास, इसके अलावा नहीं कर सकती। अच्छा तो स्टूडेंट आ गया यहाँ पे, स्टूडेंट std इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना, अगेन वो ही गया 80 और ये आपका पास आ गया स्टेटस में पास, ठीक है। std डॉट, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट वाली चीजें ना दूसरे पैकेज में कॉल नहीं हो सकती। मैंने जैसे बात की प्राइवेट वाली तो हो ही नहीं रही थी अव्वल तो, जो प्राइवेट वाली चीजें थी, ये क्लास 1 को हटाता हूँ मैं पहले तो, डोंट सी, ठीक है। स्टूडेंट को प्राइवेट वाली चीजें तो वैसे ही इस क्लास के अलावा कहीं कॉल नहीं हो सकती। अब रह गई थी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट विद इन दैट क्लास और विद इन दैट पैकेज यूज हो रही थी, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, कहाँ गया वो, इसी पैकेज के अंदर कॉल हो रही थी लेकिन दूसरे पैकेजेस के अंदर जाके ये कॉल नहीं होंगी। बात समझ आ रही है ये? std डॉट क्लियर है यहाँ तक? बस ये वाली बात है कि प्राइवेट के साथ सब डिफॉल्ट पैकेज दूसरे पैकेज में कॉल नहीं, नहीं प्राइवेट वाली चीजें भी कॉल नहीं हो सकती, अगर सवाल आपका यही है। एक सिनेरियो है इसके अंदर आप एक काम कर सकते हैं कि कीवर्ड पब्लिक करने से क्या होगा कि अब ये सिर्फ अपनी डायरेक्टरी, अपनी ही क्लास के अंदर नहीं, दूसरी क्लास में भी कॉल हो सकते हैं और उसके दूसरे पैकेज में भी कॉल हो सकते हैं। अगर मैंने पब्लिक क्या किया है, यहाँ पे स्कोर को पब्लिक किया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और अपना std डॉट स्कोर आ रहा है, इसको मैं पब्लिक कर सकता हूँ, पब्लिक को एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये है एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट। इसी लिहाज से हम चीज़ों क्लासेस को भी कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल्स को किया तो फंक्शंस के साथ भी ये सिमिलर फंक्शनैलिटी है। बात क्लियर है यहाँ तक? मैं आगे बढ़ूँ अगर यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अब स्टैटिक की बात आ रही थी, ठीक है। स्टैटिक वो वाला लूप जिसके अंदर मैंने काम किया है, सेव कर देते हैं, सेव करते हैं इसको। ये क्लास 3 हमारी, इसके अंदर मैंने अब कोई मैंने चीज़ कर दी है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की और क्या क्या चीज़ हो सकती है, स्टूडेंट का सीट नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट, अच्छा ऐसा करते हैं स्टूडेंट की एज को लिखते हैं
एक स्ट्रिंग लिखते हैं जिसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट ये लिखते हैं कि स्टूडेंट की जो इसमें कोर्स में इनरोल है ना, उनकी एज जो है वो तकरीबन 20 के करीब है। ठीक है, इस तरीके से आना चाह रहा हूँ, देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने स्टैटिक लिख दिया, इसके आगे मैंने स्टैटिक लिखा है। सबसे पहले एक जुमला कहूंगा इसके लिए, स्टैटिक के लिए, कि स्टैटिक क्लास टाइप वेरिएबल होता है, ना कि ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, क्लास टाइप का मतलब यह है कि जब एक दफ़ा आपने इस क्लास को बनाया होगा, कहीं यूज़ किया होगा ना, उसके बाद जो उसको वैल्यू मिली थी, ठीक है, अगर आप एक्सप्लिसिटली उसको चेंज नहीं करते तो उसकी वैल्यू जो है पूरी क्या रहेगी, वही रहेगी जो दूसरी क्लासेस के अंदर भी जो आपने पहले डिफाइन की थी। अब जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पहले आता हूँ मैंने यहाँ एक कंस्ट्रक्टर अगेन कॉल किया है, एक और बनाया जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर, अच्छा मैं सेम सेम कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसके पैरामीटर के नाम चेंज कर दूं तो, और या पैरामीटर ही हटा दूं तो, और ये काम कहलाता है एक तरीके से, मैं आगे फंक्शन जो बताऊंगा, चलो आगे वाले एक कॉन्सेप्ट आएगा ना, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन टाइप। तो अभी तक हम यहाँ पे आए, अब हमने देखा स्टूडेंट का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ भी पास नहीं करेंगे, std3 के नाम से, और हमने यहाँ पे चीज़ें कर दी। ठीक है, अब हम प्रिंट करके देखते हैं, स्कोर तो सबके अलग आएंगे, सबका स्कोर प्रिंट कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए कि वो क्या रहा है कहानी। स्कोर सबका प्रिंट करते हैं, फिर उसके बाद में सबका वो प्रिंट करवाता हूँ, क्या लिखा था मैंने उसका स्टेटमेंट जी। ये स्टेटमेंट दूसरे के लिए भी और ये तीसरे के लिए। लेकिन जो स्टेटमेंट हमारे पास है ना, जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, वो स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली, जब मैंने दोनों वन टाइम ही प्रिंट कर दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, जो स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली क्लास टाइप वेरिएबल होता है, आप इसको कहीं भी यूज करेंगे, एक दफा ये इनिशियलाइज होता है, सिर्फ एक दफा इनिशियलाइज होता है। ठीक है, एक दफा इनिशियलाइज हुआ, फिर उसके बाद ये इसको बार बार इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे ना, इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे तीनों के तीनों डिफॉल्ट बनाए। ठीक है, अब इसको पेन से समझाता हूँ मैं क्या बात है। मैंने तीनों ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट बनाए, सही है। होगा क्या कि इसका एक ऑब्जेक्ट बना, मेमोरी में गया, और मेमोरी में एक पोजीशन पे गया, और इसने एक फंक्शन, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट ने अपना कंस्ट्रक्टर रन किया, जिसमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज को, पड़े हुए वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन हो गई जो भी डिफॉल्ट है। यही सेकंड के साथ हुआ, ये गया, इसने अपना कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया, काम बनाया। थर्ड वन अगेन ये काम हो। ठीक है, लेकिन बैक एंड पे जो स्टेटमेंट वेरिएबल है ना, ये स्टेटमेंट वाला वेरिएबल, इसने क्या किया, जब आपने फर्स्ट टाइम ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये जब जैसे ही यहाँ गया फर्स्ट टाइम, इसने देखा स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट एक स्टैटिक टाइप का है। तो स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू थी ना हमने देनी थी, या तो हमने बाहर से दी थी, या हमने कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू जो भी उसकी असाइन हो रही थी, कुछ भी है, जो भी वैल्यू है स्टेटमेंट की, वो उसने असाइन कर दी। अब जब सेकेंड ऑब्जेक्ट कॉल हुआ जैसे, तो इस ऑब्जेक्ट ने जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल थे उनको तो वैल्यू दी, लेकिन इसके ऊपर दोबारा एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं की। क्यों? क्योंकि ये पहले इसे वैल्यू असाइन कर चुका था। इसीलिए हम स्टैटिक वेरिएबल्स को ये कहते हैं कि ये क्लास टाइप वेरिएबल। जो बात ये क्लियर हुई ये वाली, कि स्टैटिक करता क्या है, बैकएंड पे स्टैटिक होने का फायदा क्या है, इससे क्या चीज बच सकती है, क्या फायदा मिल सकता है, क्या लग रहा है, लॉजिकली सोचें, अगर क्या बच रहा है इससे, सबसे ज्यादा फायदा क्या हो रहा है अगर किसी वेरिएबल को मैं स्टैटिक कर दूँ? एनीवन?
या मैं बताऊं? ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। स्टैटिक का फायदा सिंपली ये हो रहा है कि एक टाइम बच रहा है एग्जीक्यूशन का, बार बार वही कोड बेस आपको रन नहीं करना पड़ रहा कंस्ट्रक्टर का, सबसे पहली बात इसका ये सबसे बड़ा फायदा है। और स्टैटिक हम हमेशा उस वेरिएबल उनको डिक्लेयर करते हैं, ये वाली बात भी ज़रूरी याद रखिएगा कि स्टैटिक वेरिएबल हम उनको डिक्लेयर करते हैं जो तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप कितनी भी दफ़ा एग्जीक्यूट करें इसे, कितनी भी दफ़ा यूज़ करें इस क्लास को, लेकिन जब एक दफ़ा एक ऐसा वेरिएबल जो सब में सिमिलर होना चाहिए था जिसकी वैल्यू, उसको एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट करवा के रन करवा लो बस, उसको बार बार एग्जीक्यूट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में हम स्टैटिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी भी हम उन वैल्यूज़ को, जैसे स्कोर, स्टूडेंट का नाम, इनको हम स्टैटिक करना सही नहीं है। स्टैटिक करना क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमें डिफरेंट ये चेंज हो सकती हैं चीज़ें ना, इनको हम चेंज करेंगे विद इन क्लास। ऐसा नहीं कि स्टैटिक चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कि एग्जीक्यूशन जब हमें वन टाइम एग्जीक्यूशन हो, हमारी वन टाइम इनिशियलाइजेशन हो, तो वन टाइम इनिशियलाइजेशन में हम वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिख देते। ठीक है, अब लग रहा है मुझे कि ओवरफ्लो हो रहा है ये थोड़ा सा, बस हम इसको स्टैटिक के बाद एक और कीवर्ड पढ़ते हैं और आज करते हैं छुट्टी। और आज का है जो कीवर्ड है, मेनली जो कीवर्ड है आज का वो है, लास्ट कीवर्ड इज फाइनल। ठीक है, फाइनल कीवर्ड करता क्या है? ठीक है, जैसे कि ये तो स्टैटिक है, अब मैं स्टैटिक हटा देता हूँ। फाइनल कीवर्ड का फायदा ये है कि अगर मैंने किसी के आगे फाइनल लिखा, किसी वेरिएबल के आगे, मैं पहले फाइनल के बगैर लिख के दिखाता हूँ इस स्टेटमेंट को और फिर फाइनल के साथ लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट 1 जो है, std1 डॉट स्टेटमेंट जो है उसको इक्वल कर देते हैं हम, यार ये भी नहीं, कैलकुलेटर वाली पे आते हैं, सबसे अच्छा कैलकुलेटर का रहेगा इसीलिए एग्जाम। और इस कैलकुलेटर की क्लास को मैं बाहर लेके जाता हूँ सबसे पहले। इंट पाई, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14 और ये फ्लोट होता है, सॉरी फ्लोट वैल्यू है पाई की 3.14। ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, एफ लिखना पड़ेगा। अब मुझे अगर कैलकुलेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, स्टूडेंट को अब पीछा छोड़ देते हैं हम, अब हम बनाते हैं कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट। और कैलकुलेटर के ऑब्जेक्ट में मैंने कैल के नाम से इसके न्यू कैलकुलेटर एक ऑब्जेक्ट बनाया, कैल के अंदर डॉट करके मैंने पाई को कॉल किया, और पाई के अंदर अगर मैंने ये कर दिया 0.1, ठीक है कैल, और अब मैं प्रिंट करता हूँ कैल डॉट पाई, यहाँ पे एफ कर देते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ 0.1। मुझे कोई बताया कि पाई की वैल्यू क्या ये होनी चाहिए थी किसी भी सूरत के अंदर? ठीक है, पाई की वैल्यू किसी भी सूरत में ये होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी। तो हमें सिंपली क्या करना है इसमें, सिंपल ये काम करना है कि हमें इसको रोकना है कि कोई बाहर से प्रोग्राम के अंदर जाके इसको पाई को अपडेट ना कर सके। और इसको अपडेट नहीं करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली उसके आगे हमें सॉरी फाइनल लगाना होगा। जैसे मैं उसके आगे फाइनल लगाऊंगा तो अब देखें यहाँ पे आते हैं हम प्रोग्राम के अंदर। अब ये कह रहा है कि भाई पाई को आप कैलकुलेट वो नहीं कर सकते अपडेट, क्योंकि ये आपका फ्लोटिंग वो फाइनल वेरिएबल है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको आपको अपडेट करना नहीं। तो ये फाइनल का काम हो गया। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।